हेलो स्टूडेंट्स, ये है अलीन ऑनलाइन और मैं अमी क्यू सर। आज की जो क्लास है हमारे कंसेप्ट बिल्डर कोर्स की नेक्स्ट क्लास है और जैसा कि थंबनेल में शो हो रहा है, आज हम स्टडी करेंगे ब्रायोफाइट्स की। लास्ट क्लास में हम लोग एल्गी और फंजाई की नॉलेज ले चुके हैं, उनके क्लासिफिकेशन समझ चुके हैं, लिचेन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज, जितनी भी हमारी एनसीईआरटी में जरूरत थी उतनी नेट के सिलेबस में जरूरत थी उतना हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जिसको हमको टच करना है वो ब्रायोफाइट है। प्लांट किंगडम में एल्गी के बाद हम लोग नेक्स्ट को डील करेंगे और वो है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट क्या होते हैं, किस तरह का इनका बॉडी स्ट्रक्चर होती है, कैसे इनमें रिप्रोडक्शन होता है, क्या इनकी लाइफ साइकिल होती है, ये सब चीज़ों को हमको डील करना है। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ये किस तरह से ये इनका हैबिट और हैबिटेट होता है और किस तरह से इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। तो सभी पॉइंट्स को एक साथ डिस्कस करना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। एक अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसीलिए इस कंसेप्ट बिल्डर कोर्स में मैं इसको शामिल किया है मैंने। एक बार इस पे आप कमांड बना लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात होती है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो ब्रायोफाइट्स होती क्या है। तो भाई ब्रायोफाइट्स से रिलेटेड कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे और कुछ वेल नोन फैक्ट्स की बात करेंगे जो ब्रायोफाइट्स के लिए यूज किए जाते हैं। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से तो वो बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए कि हम उसका ध्यान रखें कि कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। सबसे पहली बात कि फर्स्ट लैंड प्लांट्स है, ये बहुत खास बात है कि वाटर को कोई सब ऐसा प्लांट ऐसा नहीं इनका जो मराइन हैबिटेट में मिलता हो। यानी जितनी भी इनकी स्पीशीज हैं, जितने भी इनके जीनस हैं, उनमें से मरीन हैबिटेट में कोई सा भी नहीं मिलता है। कहने का मतलब ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स है। तो ट्रूली अगर हम बात करें तो लैंड प्लांट्स में ये आ जाते हैं। दूसरी बात, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, ये एक अच्छा वर्ड है, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, अगर हमसे कहा जाए कि यार एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम जो होता है, एनिमल में एम्फीबियंस कौन होते हैं, कि भाई जो रहते हैं वाटर में भी है और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रहते हैं, यानी लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। प्रो वगैरह के हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं प्लांट्स में एम्फीबियंस कौन है, तो इसकी क्या रीजन है कि उनको एम्फीबियन कहा गया है प्लांट किंगडम का। तो एम्फीबियन कहने की दो वजह है इसमें। पहली बात तो ये कि ये रहते कहां पर है, लैंड एरिया पर। दूसरी बात कि ये तो यहां तो ये सर्वाइव करते हैं लैंड एरिया में, लेकिन इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो फर्टिलाइजेशन का इनमें प्रोसेस होता है वो कहां होता है, वाटर की प्रेजेंस में होता है। यानी ये रहते लैंड पर ही हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर चाहिए होता है। तो इस वजह से क्या कहा जाता है इनको, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो टू डिफरेंट हैबिटेट का इनके साथ रिलेशन हो गया। रहते कहाँ, इनका हैबिटेट कौन सा होता है, लैंड एरिया, और फर्टिलाइजेशन के लिए इनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। इस नेचर की वजह से इनको क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एक बात और डिस्कस करना जरूरी है कि हमने बोला फर्स्ट लैंड प्लांट है, तो लैंड प्लांट होने की वजह से क्या होता है कि जनरली ये लैंड एरिया पर ही पर्टिकुलरली मिलते हैं। वाटर का रिलेशन ओनली इनसे कहाँ का होता है, ये ओनली होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। हम देखेंगे किस तरह से इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे वाटर का रोल होता है, वो हम वगैरह बाद में देखेंगे। फिलहाल तो हम लोगों को इतना मालूम होना चाहिए। एक बात और बहुत जरूरी है, एक हिंदी में एक वर्ड होता है यूथी, जिसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं ग्रीगियस, ग्रीगेरियस। अब इस वर्ड का मीन्स क्या होता है, बड़ा पॉपुलर वर्ड है लेकिन एनसीईआरटी ने हम लोगों के इसमें यूज नहीं किया है। हमारी बुक में डायरेक्टली इस वर्ड का यूज नहीं किया गया है, इसको भी समझ लेते हैं। इन पर्टिकुलर इनकी हैबिट होती है कि ये ग्रेगियस नेचर के होते हैं। हैबिटेट वाले कॉलम में भी इसको हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आगे पीछे वाली बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ग्रेगियस नेचर का मतलब क्या होता है, आप ध्यान रखना कि जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं इनकी नेचर होती है ग्रुप्स में होते हैं, है ना। तो ये ग्रुप्स में मिलते हैं, तो ग्रुप्स में मिलने की वजह से इनको क्या कहा जाता है, इनके नेचर को ग्रेगियस नेचर कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये ग्रुप्स में मिलते हैं और ग्रुप्स में मिलने की वजह से क्या कहा जाता है, इनकी नेचर को ग्रेगियस नेचर होता है। कभी क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि डायरेक्ट तो क्वेश्चन पूछने के चांस कम है, लेकिन अगर कभी कोई क्वेश्चन बन जाए कि ब्रायोफाइट्स की जो ग्रेगियस नेचर है उसका मीनिंग क्या है, तो उसका मीनिंग है कि ग्रुप से मिलते हैं, जिस हैबिटेट में मिलते हैं वो ग्रुप से मिलते हैं। इस नेचर को क्या कहा जाता है, ग्रेगियस नेचर। हिंदी में इसको कहा जाता है यूथी स्वभाव। तो कोई बच्चा हिंदी मीडियम वाला देख रहा हो तो वो भी ध्यान रखे। मैं तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को भी इसमें सब कुछ समझ में आएगा, बाइलिंगुअली हम यूज करते हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि मोस्टली हिली एरियाज में, ये हिली एरियाज में ही मिलते हैं जनरली, और ह्यूमिड और डैम और शेडी एरिया, यानी यहाँ पर क्या होता है, ह्यूमिड एरिया है, सन का एक्सपोजर कम है,
तो जहां सन का एक्सपोजर कम है, थोड़ा ह्यूमिड है, शेडी एरिया है, वहां पर जनरली आपको ये मिलेंगे। प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सोइल। तो होता क्या है, अभी मैंने बोला कि हिली एरिया पर होते हैं, तो हिली एरिया पर होने से क्या होता है, ये प्लांट सक्सेशन करते हैं। ये देखने को मिलता है कि इनमें सक्सेशन देखने को मिलता है ऑन बेयर रॉक्स। ठीक है, जब सपोज कीजिए कि कोई बेयर रॉक है, और बेयर रॉक पर क्या होता है कि जनरली सक्सेशन की स्टार्टिंग होती है। उस सक्सेशन की स्टार्टिंग में ये अपने जो ब्राइफाइट्स होते हैं ये स्टार्ट करते हैं सक्सेशन में। और ब्राइफाइट के साथ एक मेंबर और होता है लिचेन, इसको लाइकेन भी कहते हैं। ये भी सक्सेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। तो होता क्या है कि पहले ये ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये किसी लैंड एरिया पर आ जाते हैं, और लैंड एरिया पर आने के बाद क्या होता है, वहां धीरे 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 उसकी लैंड की सरफेस पर ये आराम से अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्टेब्लिश कर लेते हैं। वहां आराम से ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। और धीरे 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 क्या होता है, उस रोकी एरिया को धीरे धीरे ये लैंड एरिया में या सोइल में कन्वर्ट करते जाते हैं। तो सक्सेशन के लिए ये पाइनर्स होते हैं, पाइनर प्लांट्स होते हैं ये। ठीक है, जिनमें जनरली हम लोग बात करते हैं ब्रायोफाइट्स में मोस की बात करते हैं। ठीक है, तो ये पाइनर प्लांट्स की तरह काम करते हैं ब्रायोफाइट्स। तो ध्यान रखिएगा किसी भी रोकी एरिया पर, क्योंकि हमने बोला है कि जनरली मोस्टली हिली एरिया में मिलते हैं, और हिली एरिया में प्लांट सक्सेशन में इनका बड़ा रोल होता है। लिचेन भी इसके साथ रोल प्ले करते हैं, लेकिन हमको तो ब्रायोफाइट से ध्यान रखना है कि प्लांट सक्सेशन जो होता है किसी बेरन एरिया पर या रोक एरिया पर, उसमें पाइनर प्लांट्स की फॉर्म में यूज होते हैं, और सक्सेशन में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। उस हिली एरिया की उस जो होता है रोक को धीरे धीरे सोइल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये इनकी खासियत होती है। अगली बात हम करते हैं, तो हम लोगों को ध्यान देना है कि ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। हैबिट की बात की जाए, ऑटोट्रोफिक नेचर के होते हैं, सीडलेस होते हैं एंड नॉन फ्लावरिंग होते हैं। वन बाई वन को क्लियर करते हैं। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, सबसे खास बात नॉन वेस्कुलर, यानी यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यूज नहीं मिलते हैं। सिंपल सी बात है, ना जाइलम मिलेगा ना फ्लोएम मिलेंगे। तो नॉन वेस्कुलर प्लांट से एक खास बात को और निकाल लेते हैं हम, और वो खास बात क्या है कि ये नॉन वेस्कुलर होने से इनका क्या होता है, फोसिल्स रिकॉर्ड नहीं होता। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर वेस्कुलर प्लांट्स होंगे तो उनका फोसिल्स रिकॉर्ड मिल जाएगा। इनका फोसिल्स रिकॉर्ड इसीलिए नहीं मिलता, बहुत कम हमारे पास इनके फोसिल्स हैं। उसी की वजह यही है क्योंकि लैंड एरिया पर तो होते ही हैं, लेकिन क्या होता है इनमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता। और वेस्कुलर सिस्टम ना होने से क्या होता है, इनके जो फोसिल्स हैं बहुत कम बनते हैं। ये बहुत काम की बात है, लिंक में ध्यान रखना है इस चीज को। कभी कोई क्वेश्चन घूम फिर के इस पर से आ जाए तो ध्यान रखना है हम लोगों को। ठीक है, तो फर्स्ट लैंड प्लांट है, लेकिन क्या कंडीशन है, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं। ठीक है, और नॉन वेस्कुलर का मतलब ये हो गया कि इनमें कोई वेस्कुलर टिश्यूज नहीं मिलता है। दूसरी बात कि ऐसा ना होने से क्या होता है कि इनके फोसिल्स भी नहीं बनते हैं। तो जनरली ये चीज का ध्यान रखिएगा। अगली बात होता है ऑटोट्रोफिक नेचर के होते हैं। उसका मीन्स क्या होता है कि ऑटोट्रोफिक का मीन्स ये हो गया कि भाई ये जो प्लांट्स होंगे ग्रीनीज होंगे, इनकी जो बॉडी होगी ग्रीनी होगी, तो फोटोसिंथेसिस इनमें हो जाएगा। क्योंकि ये क्या करेंगे, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो उसके थ्रू, सनलाइट के थ्रू अपना जो फोटोन का यूज करते हुए अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेंगे। तो ये तो नॉर्मल चीज है। सीडलेस, तो सीड तो होने का सवाल ही नहीं होता इनमें कि सीड वगैरह बनते हैं, तो ये सीडलेस ही होते हैं। कोई सीड इनमें देखने को नहीं मिलता। नॉन फ्लोरिंग, तो जब सीड की बात नहीं बन रही है तो फ्लोवर वगैरह तो कहाँ देखने को मिलेंगे। तो ना फ्लावर होता है ना कोई सीड बनता है इनमें। और ट्रॉफिक नेचर के होते हैं, अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, और नॉन वेस्कुलर होते हैं, और इनका कोई फोसिल रिकॉर्ड नहीं मिलता है। चलिए बच्चों, ब्रायोफाइट्स के बारे में अब आता है मेन कि यार ब्रायोफाइट दिखते किस तरह से। यहीं से इनकी स्टार्टिंग होगी, हैबिट और हैबिटेट के बाद अभी इनकी स्टार्टिंग होगी। यहां से एक बात मुझे और आपसे करनी थी, मैं उसको भी कर ही लेता हूं। यहाँ एक चीज और आपको लिख लेना चाहिए अपने नोट्स में, और वो क्या होती है, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट्स। इसका मीन्स मैं बताऊंगा जब आपको मैं रिप्रोडक्शन बताऊंगा। फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट, यानी इनमें एम्ब्रियो होने का फर्स्ट इंफॉर्मेशन प्लांट ग्रुप में जिस प्लांट में मिलती है वो कौन होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं। तो फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट्स। कभी क्वेश्चन आ जाता है यहां से तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि भाई सबसे पहले एम्ब्रियो की जो स्टार्टिंग होती है बनने की, ठीक है, वो किसी फॉर्म में हो, वो किस में होती है, ब्रायोफाइट्स में होती है। तो फर्स्ट एम्ब्रियोटिक प्लांट, एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब हमारी मेन स्लाइड पे आ जाते हैं, और वो है हम लोगों के कि जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं उन ब्रायोफाइट्स के अंदर उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उनकी मॉर्फोलॉजी किस तरह की होती है। तो अगर हम मॉर्फोलॉजिकल की बात करें तो इनकी बॉडी में दो अलग अलग जनरेशन होती है। मेन जनरेशन होती है इनकी गेमेटोफाइट, और उस पर डिपेंडेंट जनरेशन होती है स्पोरोफाइट। गेमेटोफाइट मेन जनरेशन, उस पर स्पोरोफाइट।
अभी हमने बोला कि जो गेमेटोफाइट होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है जिससे अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन एक बात और हमको ध्यान रखनी है कि ये गेमेटोफाइट जनरेशन जो होती है और जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है, ठीक है, उस गेमेटोफाइट जनरेशन पर स्पोरोफाइट जनरेशन सर्वाइव करती है। फिर सुनिएगा, गेमेटोफाइट जनरेशन पर स्पोरोफाइट जनरेशन सर्वाइव करती है, और जनरली ये कैसी होती है? हेमी पैरासाइट। हेमी पैरासाइट, ठीक है, हेमी पैरासाइट नेचर के ये होते हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि पर्टिकुलरली ये हेमी पैरासाइट नेचर के हैं। तो गेमेटोफाइट जनरेशन है, और गेमेटोफाइट जनरेशन में क्या होता है? स्पोरोफाइट इस गेमेटोफाइट पर डिपेंड करते हैं, और ये स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट के लिए क्या है? हेमी पैरासाइट है। पैरासाइट तो होती नहीं है। अभी हमने आपसे बोला कि कैसे है? ऑटोट्रॉफिक है। और ऑटोट्रॉफिक होने की वजह से क्या कंडीशन देखने को मिलती है कि ऑटोट्रॉफिक है, अपना फूड को सिंथेसाइज कर लेते हैं। लेकिन मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं कि जो इनके गेमेटोफाइट है वो किस क्या होता है? स्पोरोफाइट जो होता है वो गेमेटोफाइट पर डिपेंड करता है, और ऐसे रहता है जैसे कोई हेमी पैरासाइट हो। ठीक है, तो इस तरह का ध्यान रखना है। हाफ डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कि जो थोड़ा डिपेंडेंट होने की वजह से हम इसको हेमी पैरासाइट बोल रहे हैं। दूसरी बात, जो गेमेटोफाइट होता है वो गेमेटोफाइट किस किस तरह के होते हैं? तो गेमेटोफाइट जो मेन बॉडी होती है इनकी, ठीक है, जनरली पूछा जाए कि भाई गेमेटो जो होता है जो होते हैं ब्रायोफाइट्स, उनकी मेन बॉडी क्या होती है? गेमेटोफाइट होती है। अब वो अलग अलग फॉर्म में होती है, या तो सिंपल थैलस फॉर्म में होती है, या फिर प्रोटोनिमा स्टेज में होती है, या फिर क्या होती है? लीफी स्टेज में होती है। अगर हम बात कर रहे हैं सिंपल थैलस स्टेज में है, तो सिंपल थैलस स्टेज का मतलब होता है कि यहां रूट, स्टेम और लीफ, ये तीनों पार्ट देखने को नहीं मिलते हैं। ना रूट मिलता है, ना स्टेम मिलता है, ना लीफ मिलता है। यानी ऐसे हम बता चुके हैं कई बार, ऐसी प्लांट बॉडी जो रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होती, ठीक है, यानी सिंपल सिंपल उसमें रूट, स्टेम, लीफ नहीं होती है, वो थैलस कहलाती है। इसके बाद एक ऐसी फॉर्म आती है जो फिलामेंटस फॉर्म होती है, इस तरह की, ठीक है, क्रीपी स्ट्रक्चर होती है, लेटिव स्ट्रक्चर होती है, क्रीपिंग मूवमेंट्स करती हुई स्ट्रक्चर होती है, प्रोटोनिमा स्टेज होती है। ठीक है, तो प्रोटोनिमा स्टेज जो होती है वो स्टेज क्या होती है? एक फिलामेंटस फॉर्म होती है, ठीक है, और फिलामेंटस फॉर्म देखने को मिलती है हम लोगों को क्रीपिंग करने वाली मोमेंट्स में। तीसरी स्टेज जो होती है गेमेटोफाइट की, वो कौन सी होती है? लीफी स्टेज होती है। यानी यहां पर क्या होता है कि एक इस तरह की एक्सिस होती है, इस तरह की एक्सिस होती है, और इस एक्सिस पर क्या होता है? इस तरह से कुछ लीव्स मिलती है, इस तरह से कुछ लीव्स मिलती है। तो मेन कंडीशन अगर मैं लेकर चलता हूं आपके सामने, एक इस तरह से एक्सिस है, उस एक्सिस पर लीफ मिलती है इस तरह से। तो ऐसा लगता है कि यार ये प्लांट जो है वो रूट, स्टेम, लीफ में डिवाइड है, लेकिन ये भी डिवाइडेड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं होती, बस लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो वो कैसी मिलेंगी, अभी कुछ हम डायग्राम या कुछ पिक्चर्स देखेंगे, उसके थ्रू हम लोग इसको समझ लेंगे। लेकिन आप मेन समझिए कि जो गेमेटोफाइट होता है वो सिंपल थैलस, प्रोटोनिमा स्टेज और लीफी स्टेज में मिलता है। ये तीन स्टेज मिलती है। अगर थैलस फॉर्म है, ओनली थैलस फॉर्म, तो उस थैलस फॉर्म देखने को मिलेगी हमें एक ग्रुप में ब्रायोफाइट के, जिसको हम कहते हैं लीवरवर्ट। लीवरवर्ट जो पर्टिकुलरली एक कैटेगरी है जो लीवर जैसी स्ट्रक्चर होती है इन थैलस की, ठीक है, उसी बेस पर इनका नाम क्या दे दिया? लीवरवर्ट दे दिया गया। और लीवरवर्ट की जो होती है गेमेटोफाइट जनरेशन, वो कैसी होती है? सिंपल थैलस होती है। लेकिन दूसरा ग्रुप जो हमारे एनसीईआरटी में, हमारे कोर्स में दे रखा है ब्रायोफाइट का, वो दूसरी क्लास है, दूसरा ग्रुप जो होता है वो कौन सा होता है? मोस का ग्रुप। और मोस प्लांट्स जो होते हैं ब्रायोफाइट्स, वो कैसे होते हैं? उनकी जो गेमेटोफाइट स्टेज होती है वो प्रोटोनिमा स्टेज और लीफी स्टेज होती है। क्लियर? तो ये हमको ध्यान रखना है। तो क्या याद हुआ हमको? मेन बॉडी कौन सी होती है ब्रायोफाइट्स की? वो होती है गेमेटोफाइट। जो गेमेटोफाइट होते हैं उनकी जो थैलस फॉर्म होती है जनरली, वो किसमें देखने को मिलती है? लिवरवर्ट्स ग्रुप में देखने को मिलती है। और प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज किसमें देखने को मिलती है? वो मोस प्लांट्स में देखने को मिलती है। अब कैसे होती है वो बात की बात है, हम इसी क्लास में देखेंगे। अगली बात हम बात करते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन। तो स्पोरोफाइट जनरेशन जो होती है वो गेमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होती है, और फुट, सीटा, कैप्सूल, थ्री पार्ट्स में बटी होती है। जो फुट होता है वो बेस्ट पार्ट होता है नीचे का, और उसके बाद सीटा निकलता है इस तरह से। सीटा के बाद आप देखते हैं कि इस तरह का एक कैप्सूल होता है, और कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं? इस तरह के कुछ स्पोर्स देखने को मिलते हैं। बाकी अगर हम लाइफ स्टाइल देखेंगे, लाइफ साइकिल में और भी इसको क्लियर करेंगे कि किस तरह से ये होते हैं और किस तरह के ये दिखते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, फूड, सीटा और कैप्सूल, ये थ्री अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं, ये किसके देखने को मिलते हैं? इनकी स्पोरोफाइट के। तो स्पोरोफाइट जनरेशन में क्या होता है? ये वाला पार्ट तो होता है फुट,
ये वाला पार्ट होता है सीटा और ये वाला पार्ट होता है कैप्सूल। मेन पार्ट कैप्सूल ही होता है। फुट और सीटा तो क्या होते हैं, सपोर्टिंग पार्ट होते हैं। तो कैप्सूल वाले पार्ट के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स बनते हैं। इसी में स्पोर फॉर्मेशन होता है कैप्सूल वाले पार्ट में, ठीक है। और वो उससे क्या चेंजेस आता है, क्या लाइफ साइकिल होती है, वो आगे डील करेंगे। लेकिन आपको स्पोरोफाइट जनरेशन फुट सीटा कैप्सूल में डिवाइड होती है, ठीक है। और गेमेटोफाइट जनरेशन जो होती है वो 3 फॉर्म में होती है, या तो सिंपल थैलस फॉर्म में होती है, या प्रोटोनीमा फॉर्म में होती है, या एक लीफी फॉर्म में देखने को मिलती है, ठीक है बच्चों। ये हमको ध्यान रखना है। अगली बात हम करते हैं कि यार जो स्पोरोफाइट और थैलस स्ट्रक्चर होती है वो किस तरह की होती है। तो अगर हम बात करें सिंपल थैलस की, तो सिंपल थैलस में ध्यान रखिएगा कि इनका जो थैलस होता है वो किस तरह का होता है। यहां से काफी बातें चीजें हमें क्लियर होंगी, ठीक है। तो उन्हीं बातों को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि भाई थैलस फॉर्म जो होती है, सिंपल थैलस फॉर्म होती है, वो दिखने में किस तरह की होती है, वो दिखने में इस तरह की होती है। मैंने इस तरह की स्ट्रक्चर बना दी। ये कौन है, रिक्सिया, लगभग ऐसा ही दिखता है। और ये जो रिक्सिया की होती है, ये डोर्सल सरफेस होती है, ठीक है। और हम सिंपल से बोल रहे हैं कि डोर्सल सरफेस में हम थैलस शो कर रहे हैं, और थैलस किसका शो कर रहे हैं, एक मेंबर का, जो है रिक्सिया, उसका थैलस ऐसा ही होता है। आगे की तरफ ये आगे नोच होती है, इसको बोलते हैं एपिकल नोच, एपिकल नोच, ठीक है। और आगे की तरफ ये जो पार्ट होता है इस तरह से, ये वेन वाला पार्ट होता है, मिड वेन वाला पार्ट होता है, ये जनरली मिड वेन कहलाती है, ठीक है। ये देखने को मिलता है इस वाले पार्ट में। अगर इसको हम पलटते हैं, यानी इसकी दूसरी सरफेस को देखते हैं, तो दूसरी सरफेस में हम लोगों को क्या होता है, उसको कहते हैं वेंट्रल सरफेस। ये वेंट्रल सरफेस होती है। और वेंट्रल सरफेस की एक खासियत होती है, हर बार देखने को नहीं मिलता, लेकिन जनरली क्या होता है, इस वेंट्रल सरफेस में इस तरह के स्केल्स देखने को मिलते हैं, इस तरह के स्केल्स, ये स्केल्स देखने को मिलते हैं। तो ब्राइफाइड में क्या होता है कि वेंट्रल सरफेस पे इस तरह के स्केल्स देखने को मिलते हैं, और जो डोर्सल सरफेस होती है उसमें एक मिड वेन होती है, एपिकल नोच होता है। एक खास बात हो जो बहुत जरूरी है कि हम जो शो कर रहे हैं थैलस में, ये वेंट्रल सरफेस शो कर रहे हैं। और हम यहाँ ये बोलना चाह रहे हैं कि वेंट्रल सरफेस की स्पेशलिटी क्या है, कि वेंट्रल सरफेस में जो होते हैं इस तरह से स्केल्स मिलते हैं। साथ ही साथ इस वेंट्रल सरफेस पर इस तरह से क्या होते हैं कि पर्टिकुलरली कुछ राइजोइड्स निकलते हैं। अब ये राइजोइड्स क्या होते हैं, क्या इनकी स्पेशलिटी होती है, असल में राइजोइड्स रूट जैसे होते हैं, जस्ट लाइक रूट। रूट होते नहीं, रूट जैसे होते हैं, जस्ट लाइक रूट होते हैं। इनका काम भी वही है जो रूट का काम है, वाटर और जो उसमें मिक्स सॉल्ट है उसको कहाँ पहुंचाना, इन प्लांट्स को, ब्रायोफाइट्स को देना। तो राइजोइड्स का काम यही होता है। और राइजोइड्स पर्टिकुलरली क्या होते हैं कि जो निकलते हैं वेंट्रल सरफेस पे ही मिलते हैं, डोर्सल सरफेस पे नहीं मिलते। तो ध्यान रखिएगा, वेंट्रल सरफेस से राइजोइड्स निकलते हैं। और दूसरा स्केल को ध्यान रखना है, तो भूलना नहीं है कि ऐसा, एक तो स्केल्स और एक राइजोइड्स कहां पर है, ये है वेंट्रल सरफेस पर। और डोर्सल सरफेस पे क्या है, मिड वेन वगैरह होती है, ये देखने को मिलता है, बाकी कुछ और नहीं है। एक एपिकल नोच यहीं से देखने को मिलती है, थैलस की स्पेशलिटी है ये। अगर इस थैलस को हम ऐसे रख ले, मान ले सपोज कीजिए कि जो हमारा ये पाम है, वो हाथ है जो है वो थैलस है, और थैलस को रखकर इस तरह से इसका सेक्शन लें, इसे सेक्शन लें और सेक्शन को माइक्रोस्कोप पर स्टडी करें, तो हमें मालूम पड़ेगा कि इस थैलस में सबसे अपर पार्ट इस तरह से, इस थैलस के अपर पार्ट में इस तरह से कुछ पर्टिकुलरली फोटोसिंथेटिक्स फिलामेंट्स होंगे। अपर पार्ट में फोटोसिंथेटिक्स फिलामेंट्स होंगे थैलस की अपर सरफेस पर, ठीक है। फोटोसिंथेटिक फिलामेंट का काम क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रोल प्ले करना होगा, जिससे फूड सिंथेसाइज होगा। फूड सिंथेसाइज किससे होगा, इस फोटोसिंथेटिक रीजन से, ठीक है। ये जो फोटोसिंथेटिक रीजन है, ये क्या करेगा ब्रायोफाइट में, ये फोटोसिंथेटिक रीजन फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड सिंथेसाइज करेगा। फूड सिंथेसाइज होने के बाद वो क्या होगा, नीचे आएगा, और नीचे इस तरह की सेल्स होंगी, इस तरह की सेल्स होंगी, ऐसे पेरेन्काइमेटस सेल होंगी, इस तरह की सर्कुलर शेप की, है ना, स्फेरिकल शेप की, इस तरह की सेल्स होंगी। और इन सेल्स से क्या होगा, जो फोटोसिंथेटिक फूड है वो सिंथेसाइज होने के बाद इस रीजन में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इसी वजह से इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज रीजन।
तो हम देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स में फोटोसिंथेटिक रीजन है थैलस में, और नीचे की तरफ क्या है, स्टोरेज रीजन है। इस स्टोरेज रीजन से इस तरह से क्या होता है, यहां से इस तरह से राइजोइड्स निकलते हैं, इस तरह से राइजोइड्स निकलते हैं। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है, ये राइजोइड्स हो जाते हैं जो कहां से निकल रहे हैं, पर्टिकुलरली जो नीचे के साइड है वहां से निकल रहे हैं राइजोइड्स। अब ये राइजोइड्स कैसे होते हैं, इन राइजोइड्स की अलग अलग स्पेशलिटी होती है। वो स्पेशलिटी क्या है, या तो ये बिल्कुल ऐसे होंगे, सिंपल स्मूथ, है ना, अनब्रांच्ड, यूनिसेलुलर, देखो कैसे, यूनिसेलुलर एक ही सेल की बने हैं, अनब्रांच कोई ब्रांच नहीं निकली है, सिंपल है। अगर इसी में इस तरह से अंदर की सरफेस पर कुछ मॉडिफिकेशन आ जाए तो इनको कहते हैं ट्यूबरकुलेट। क्या बोलते हैं बच्चों इनको, ट्यूबरकुलेट बोलते हैं। तो ये पर्टिकुलरली हमारे सामने क्या कहलाएंगे, ट्यूबरकुलेट कहलाएंगे। ये ट्यूबरकुलेट हो जाते हैं और ये सिंपल हो जाते हैं। जनरली हमने बताया था कि ब्रायोफाइट्स में एक होता है मोस ग्रुप और एक होता है जो होता है लिवरवर्ट ग्रुप। लिवरवर्ट ग्रुप में ऐसे होते हैं यूनिसेलुलर अनब्रांच, लेकिन कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, ये जो राइजोइड्स हैं, ये राइजोइड इस तरह से ब्रांच बना लेते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि इनमें से पर्टिकुलरली सेप्टा भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये कैसे हो जाते हैं, सेप्टेट, यानी सीधी सी बात मल्टी सेलुलर। जनरली इनके लिए कौन सा वर्ड होगा, मल्टी सेलुलर, ये वर्ड ज्यादा यूज किया जाता है सेप्टेट की जगह, मल्टी सेलुलर। और कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। और ये जनरली आपको कहां मिलेंगे, जब हम बात करेंगे मोस की, तो वो ब्रायोफाइट का जो ग्रुप होगा मोस, उसमें कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड आप लोगों को क्या मिलेंगे, पर्टिकुलरली इस तरह के आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो होंगे कौन, राइजोइड्स होंगे। तो राइजोइड्स क्या होते हैं, वाटर और सॉल्ट का ऑब्जर्वेशन करते हैं। और कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, या फिर मल्टी सेलुलर और ब्रांच देखने को मिलते हैं। अगर ये अंदर से कोई भी इनमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, सिंपल से हैं, तो सिंपल होंगे, स्मूथ होंगे। और अगर इस तरह से प्रोजेक्शन निकल जाएंगे अंदर की तरफ तो ट्यूबरकुलेट होंगे। ये सिंपल स्मूथ है और ये सिंपल ये क्या ट्यूबरकुलेट वाले हैं। तो इस तरह से दो कैटेगरी देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, वेंट्रल सरफेस, डोर्सल सरफेस, स्केल्स, राइजोइड्स, टाइप्स ऑफ राइजोइड्स, थैलस में फोटोसिंथेटिक रीजन, स्टोरेज रीजन, देन राइजोइड्स। तो इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा कि ब्रायोफाइट्स में किस तरह से ये होते हैं। चलिए अगली कैटेगरी को देखते हैं। दूसरी जनरेशन हमने लिखी थी क्या, कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन। स्पोरोफाइटिक जनरेशन में हमको यही ध्यान रखना है कि जो हमने बतलाया आप लोगों को कि इनमें क्या होता है, फूड सीटा कैप्सूल होता है। हम डायग्रामेटिक भी समझेंगे आगे, कुछ डायग्राम आएंगे वहां पर। तो स्पोरोफाइटिक जनरेशन में सिंपल सा है कि एक इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जिसे कहा जाता है कैप्सूल। ठीक है, ये आराम से कैप्सूल वॉल के थ्रू इस तरह से प्रोटेक्टेड होती है, तो ज्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आराम से इस तरह से प्रोटेक्टेड होती है। इसके अलग अलग नाम होते हैं, कैप्सूल वॉल, ठीक है, इस तरह से अलग अलग। इसके बाद अंदर की तरफ आप लोगों को इस तरह से पर्टिकुलरली क्या होंगे, स्पोर्स देखने को मिलेंगे। ये स्पोर्स होंगे, ये स्पोर्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक इस तरह से आप लोगों को एक अलग पार्ट देखने को मिलेगा कैप्सूल के बाद, जो सीटा कहलाएगा। और नीचे की तरफ एक पार्ट होगा जो कहलाएगा फुट। ये जनरली क्या होता है, जो ब्रायोफाइट का थैलस होता है वहीं की तरफ धसा हुआ होता है पार्ट। तो जनरली हमको फुट दिखता नहीं है, सीटा और कैप्सूल दिखता है। अब हर ब्रायोफाइट के जो कंडीशन है वो क्या है, स्पोरोफाइटिक कंडीशन में क्या होता है, फुट सीटा कैप्सूल देखने को मिलता है। लेकिन रिक्सिया, रिक्सिया ऐसा ब्रायोफाइट है जिसमें ओनली जो स्पोरोफाइट जनरेशन है उसमें क्या देखने को मिलता है, कैप्सूल देखने को मिलता है, ओनली कैप्सूल देखने को मिलता है। यानी वहां फुट और सीटा देखने को बिल्कुल नहीं मिलते। अब एक कंडीशन लिखी हमने, होमोस्पोरस। होमोस्पोरस का मीन्स ये होता है कि ये सभी स्पोर क्या होते हैं, मोर्फोलॉजिकली या फंक्शनली एक जैसे होते हैं, यानी सिमिलर होते हैं। ये सारे के सारे सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं स्पोर, इसलिए एक जैसे बनते हैं साइज और शेप में। तो इसलिए कहा जाता है कि ब्रायोफाइट्स के जो स्पोर होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं। उसका अलग रोल भी है। होमोस्पोरस होंगे तो आगे क्या कंडीशन देखने को मिलेगी वो लाइफ साइकिल में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि फूड सीटा कैप्सूल 3 पार्ट होते हैं
और रिक्सिया में ओनली कैप्सूल होता है, बाकी ब्रायोफाइट्स में आपको फूड सीटा कैप्सूल देखने को मिलता है। एक बात और कि जो मोस होते हैं और जो लिवर बर्ड होते हैं, लिवर बर्ड जो होते हैं उनका स्पोरोफाइट इतना एडवांस नहीं होता, लेकिन अगर हम बात करें मोस की तो उनका स्पोरोफाइट ज्यादा एडवांस होता है, ज्यादा क्लियर होता है, सीटाई बड़ा होता है, तो उसमें काफी वेरिएशन देखने को मिलते हैं। लेकिन जितने भी लिवर बर्ड है उनकी जो कंडीशन है किसकी उनके पर्टिकुलरली स्पोरोफाइट की वो इतना ज्यादा एडवांस नहीं होता, वो इस तरह का होता है जैसे रिक्सिया में तो ओनली कैप्सूल ही है। ठीक है, तो हमको ये ध्यान देना है। अगली बात हमको ध्यान देनी है कि यार जो लाइफ साइकिल है, क्योंकि हमारे सामने गेमेटोफाइट जनरेशन आ गई, हमारे सामने ब्रायोफाइट जनरेशन आ गई, सॉरी स्पोरोफाइट जनरेशन आ गई, तो इन जनरेशन में किस तरह से एक ब्रायोफाइट अपनी लाइफ साइकिल देखता है। तो देखिए अगर हम देखें तो जनरली यहाँ एक ब्रायोफाइट शो किया गया है जिसकी लीव्स हैं, है ना, उसकी लीव्स हैं। अब उसमें अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं, आपको स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू देखूं, तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है जिसको हमको ध्यान देना है। मैंने व्हाइट कलर को चूज कर लिया तो सब व्हाइट में दिख नहीं रहा। ये हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में हम देखें तो पर्टिकुलरली होता क्या है कि यहाँ शो कर रखा है कि भाई इसके ये राइजोइड्स है और ये इसकी लीफी फॉर्म देखने को मिल रही है, प्रोटोनिमा लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है जो पर्टिकुलरली फॉर्म होती है ब्रायोफाइट की, उसमें जो मेल ऑर्गन्स होता है उसको बोलते हैं एंथ्रेडिया। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इनमें, इसको क्या बोलते हैं एंथ्रेडिया या एंथ्रेडियम, सिंगुलर एंथ्रेडियम, और जो प्लूरल होता है वो एंथ्रेडिया होता है। ऐसे ही क्या होता है जो इनका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं आर्किगोनियम। तो ये आर्किगोनियम होता है। ठीक है, तो ये एंथ्रेडिया हो गया, ये आर्किगोनियम हो गया। दोनों ही कंडीशन कैसी होती है, ध्यान रखिएगा, एंथ्रेडिया भी मल्टी सेलुलर होता है और आर्किगोनियम भी मल्टी सेलुलर होता है। इनकी जैकेट भी मल्टी सेलुलर होती है। जबकि हम बात कर रहे थे एल्गी की, तो एल्गी में भी एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम मिलता है, लेकिन एल्गी के अंदर क्या होता है कि एल्गी के अंदर एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम जो होते हैं वो यूनिसेलुलर जैकेट वाले होते हैं। इनके अंदर मल्टी सेलुलर जैकेट वाले होते हैं, जो आप पर्टिकुलरली यहाँ देख रहे हैं। ये इनकी जैकेट है, वो मल्टी सेलुलर होती है। ये देखिए इनकी जैकेट है। तो कंडीशन क्या दी गई कि इनका जो एंथ्रोडियम है उससे बहुत सारे एंथ्रोजोइड बन रहे हैं। इसके बन रहे हैं एंथ्रोजोइड, और एंथ्रोजोइड देखिए इस तरह से बाइफिलेजिलेट एंथ्रोजोइड, छोटे छोटे से एंथ्रोजोइड से, ये एंथ्रोजोइड से जिनको वहां इलार्ज किया गया है। ठीक है, और ये जो पार्ट देख रहे हैं आपको, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको आर्किगोनियम कहा जा रहा है। आर्किगोनियम में ये वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को कहा जाता है नेक, जो अपर मोस्ट पार्ट है। इसको यहां से यहां तक का जो पार्ट है ये नेक है। नेक के बाद आप देखिए नीचे वाला पार्ट जो है सर्किल में है, इसको कहा जाता है वेंटर। तो नेक और वेंटर में आर्किगोनियम डिवाइडेड होती है। नेक वाले पार्ट्स के अंदर ये पूरा जो पार्ट होता है ये नेक वाला पार्ट होता है। नेक वाले पार्ट को कवर किए हुए यहाँ कवर सेल्स होती है, कवर सेल होती है। उसके बाद नीचे की तरफ ये नेक दिख रही है, नेक के नीचे की तरफ यहाँ आप लोगों को एग मिलता है, यानी फीमेल गैमेट मिलता है। ये एग हो गया। तो वेंटर कहाँ होता है, वेंटर में ही एग होती है। ठीक है, आर्किगोनियम के वेंटर में एग मिलती है देखने को, और आगे की तरफ क्या होती है, नेक सेल्स होती है। ठीक है, तो इस तरह की पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर देखने को मिलती है हम लोगों को किसकी, आर्किगोनियम की। तो अब हम लोग ये समझ जाते हैं कि जो मेल गेमेटोफाइट जनरेशन, जो गेमेटोफाइट जनरेशन है उसमें मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कौन होता है, एंथ्रेडियम, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव होता है वो कौन सा होता है, आर्किगोनियम। एंथ्रेडियम कैसा होता है जैकेट, और आर्किगोनियम की जैकेट मल्टी सेलुलर होती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसके अंदर एंथ्रेडियम के अंदर बनते हैं स्पंग या एंथ्रोजोइड्स बनते हैं, जो कैसे होते हैं यहाँ पर देख रहे हैं आपको, बाइफ्लैजिलेटेड है। और ये देखिए कि जो आर्किगोनियम होती है वो कैसी होती है, टू पार्ट होती है, नेक में और वेंटर में। नेक वाला पार्ट आगे वाला पार्ट होता है, वेंटर वाला पार्ट जो पीछे वाला गोल पार्ट होता है उसको कहते हैं। और वेंटर में क्या होती है, पर्टिकुलरली एक सेल होती है। बाकी और मैं अंदर नहीं जाना चाह रहा कि नेक में नेक केनाल सेल्स होती हैं, वेंटर में वेंटर केनाल सेल्स और एग होती हैं। मैं बस मोटा मोटा आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना डीप नहीं दे रखा है, तो मैं उतना डीप लेकर चलूंगा आप लोगों को। तो यहां तक हम लोगों को ध्यान रखना है कि भाई नेक और वेंटर टू पार्ट होते हैं आर्किगोनियम के। अब क्या होता है, स्पर्म जो है यानी एंथ्रोजोइड जो है, ये एंथ्रोजोइड्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं कहां पर, नेक से। नेक में यहां कुछ सेल्स होती हैं जिनको कहा जाता है एनसीसी। इन सेल्स के मेल्ट होने से या डिजनरेट होने से एक एसिड टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ बाहर आती है, और उससे अट्रैक्ट होकर क्या होता है, ये जो मेल गेमिट्स है यानी जो एंथ्रोजोइड्स है, ये कहाँ चले जाते हैं वाटर के थ्रू, इन आर्किगोनियम के नेक के पास पहुंच जाते हैं, और नेक से होते हुए एंथ्रोजोइड
कहाँ मूव कर जाते हैं, इस एक सेल के पास, और एक सेल के अंदर जाकर क्या करते हैं, वेंटर के अंदर जाकर इस एक सेल को क्या कर देते हैं, फर्टिलाइज कर देते हैं। ये सारा प्रोसेस वाटर की हेल्प से होता है। ये मेल गैमेट जो है, इनको स्पर्म लिखा गया है, एंथीजोइड भी इनको कहते हैं। ये वाटर के थ्रू कहाँ होते हैं, यहाँ आर्किगोनियम तक पहुंच जाते हैं, और एक बार आर्किगोनियम के अंदर आ गए तो क्या होता है, इस नेक से होते होते वो कहाँ पहुंच जाते हैं, एक सेल के पास, और इस एक सेल को क्या कर देते हैं, फर्टिलाइज। फर्टिलाइज करने के बाद क्या होता है, ये जो एक सेल है, ये पूरी की पूरी आर्किगोनियम अब जाइगोट में कन्वर्ट हो चुकी है, और इतना पार्ट जो होता है ये जाइगोट वाला पार्ट है। ठीक है, अब ये जाइगोट वाले पार्ट में क्या होंगे, और मॉडिफिकेशन और डिवीजन होंगे, और जाइगोट पार्ट का धीरे धीरे डिवीजन होने से क्या होता है, एक नई जनरेशन बनेगी, एक नई कंडीशन देखने को मिलेगी, जो स्पोरोफाइट जनरेशन होगी। देखिए, इन लार्जियम आर्किगोनियम, आर्किगोनियम लार्ज होगी और धीरे धीरे एक मॉडिफाइड फॉर्म में आ जाएगी। देखो, ऐसे मॉडिफाइड हुई, फिर ऐसे मॉडिफाइड हुई, और इस फॉर्म में आ गई, तो इसे क्या है, इनलार्जिंग आर्किगोनियम। ठीक है, और एक स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, धीरे धीरे स्पोरोफाइट इस तरह की फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, और इसके जो अलग अलग पार्ट होते हैं उसमें आपको एक पार्ट शो हो रहा है, ये कैप्सूल वाला पार्ट है, ये सीटा वाला पार्ट है। फुट और नीचे होगा तो देखिए, एक तो कैप्सूल वाला पार्ट है और ये सीटा वाला पार्ट है। और एक खास बात देखिएगा, जिस ब्राइफाइट को हमने यहाँ लिया है, उस ब्राइफाइट के अंदर देखिए, ये जो जनरेशन है गेमेटोफाइट, उस गेमेटोफाइट में ही किसका फॉर्मेशन हो गया, स्पोरोफाइट का। यानी ये पूरी जो गेमेटोफाइट जनरेशन है, इस गेमेटोफाइट जनरेशन में ही इस स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि गेमेटोफाइट पर डिपेंडेंट है ये स्पोरोफाइट। और इसमें टू पार्ट्स काफी साफ साफ दिख रहे हैं। एक तो कौन सा है, ये कैप्सूल है और ये सीटा है। ठीक है, तो कैप्सूल और सीटा साफ साफ दिख रहे हैं, जो इस पर डिपेंडेंट है। आगे क्या होगा, इसका मॉडिफिकेशन होगा। ये जो कैप्सूल है इस तरह से हो जाएगा, इसका जो आगे का पार्ट है जिसका कवर है कैप्सूल का, कैलेप्ट्रा, उस कैलेप्ट्रा के ऊपर ओपरकुलम क्या होगा, फट जाएगा। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, ये बॉडी क्या है कि इसकी कैप्सूल है, कैप्सूल का ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो ढक्कन जैसे हट जाएगा, इसे ओपरकुलम कहेंगे। और उसके हटते ही क्या होगा, सारे के सारे जो कैप्सूल के अंदर हमें बताया था क्या होते हैं, स्पोर्स, वो स्पोर्स बाहर आएंगे। ये स्पोर्स देखिए, आप जो बारीक बारीक डॉट दिख रहे हैं आपको, ये सारे स्पोर्स हैं, ये सारे स्पोर्स बाहर आएंगे। अब इन स्पोर का जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होने के बाद वापस क्या बना देंगे, प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा कुछ और नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म है। देखिए, प्रोटोनीमा फॉर्म है, जहां पर एक फिलामेंट ऊपर जा रहा है, एक फिलामेंट साइड में निकल रहा है, नीचे राइजोइड्स निकल रहे हैं। तो ये फिलामेंटस फॉर्म को ही हम प्रोटोनीमा कहते हैं, और कुछ और खास बात नहीं है। ये भी गेमेटोफाइट जनरेशन ही है। ठीक है, और देखिए धीरे धीरे ये मॉडिफाइड होकर बिल्कुल सिंपल सी क्या बना लेगी, जिसमें इस तरह की लीव्स होंगी और लीव्स निकलती हुई फॉर्म होगी। तो ये हमारी बन जाएगी कौन सी, ब्राइफाइट की गेमेटोफाइट जनरेशन। तो देखिए, गेमेटोफाइट जनरेशन से स्टार्ट हुए थे, उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मेल गैमेट बने एंथ्रेडियम से, वो कहाँ गए, आर्किगोनियम में एक सेल को फर्टिलाइज किया, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना। देन जाइगोट ने मॉडिफाइड होकर एक क्या बना दिया, स्पोरोफाइट जनरेशन बना दी। स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर एक कैप्सूल का फॉर्मेशन हो गया, एक सीटा का। फुट क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो अंदर की तरफ है, तो वो क्लियर नहीं हो रहा। और ये जो स्पोरोफाइट जनरेशन है, ये किस पर डिपेंड है, गेमेटोफाइट जनरेशन पर डिपेंड है। बाद में कैप्सूल का क्या हुआ, कैप्सूल बस्ट हुआ, कैप्सूल फटा, उसे स्पोर बाहर आए, स्पोर ने जर्मिनेशन किया, वो जर्मिनेशन के बाद वापस क्या बना दिया बच्चों, वापस अपनी जो गेमेटोफाइट जनरेशन है उसका फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से देखने को मिलता है कि जो ब्राइफाइट्स होते हैं उनकी लाइफ साइकिल किस तरह की होती है। अब हम बात करें कि ब्राइफाइट्स की क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो टू ग्रुप्स में किया गया है। एक ग्रुप का नाम है लिवरवर्ट, और दूसरे ग्रुप का नाम क्या है, मोसेस। लिवरवर्ट और मोसेस, लिवरवर्ट का नाम लिवरवर्ट इसलिए दिया गया है क्योंकि इनकी जो थैलस होता है वो लिवर जैसा होता है। ठीक है, ये देखिए आप, ये रिक्सिया का थैलस है, और रिक्सिया के थैलस में साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि किस तरह से नीचे की तरफ राइजोइड्स निकल रहे हैं, बारीक बारीक राइजोइड्स जो वेंट्रल सरफेस से निकल रहे हैं, और अपर सरफेस भी देखिए एपिकल नोचेस है। और एपिकल नोचेस के साथ साथ ये वेन्स दिख रही है आप लोगों को, वेन्स ये दिख रही है। ठीक है, ये वेन्स दिख रही है, और उसके बाद आप देखेंगे नीचे वाली जो सरफेस है उस पर से राइजोइड्स, वेंट्रल सरफेस से राइजोइड्स निकल रहे हैं। इसी के साथ ये दूसरा मेंबर है, ये वाला मेंबर तो होता है रिक्सिया, ये रिक्सिया है। और ये मेंबर जो होता है इसको कहा जाता है मार्केंशिया। मैं यहां लिख देता हूं, ये वाला मेंबर है मार्केंशिया। ये दो ही मेंबर हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में बहुत खास है, एक रिक्सिया और एक मार्केंशिया। तो मार्केंशिया में आप देखिए, मार्केंशिया का थैलस थोड़ा सा डिफरेंट है, लिखने में तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। एक डोर्सल सरफेस दे रखी है, उस पर से वेंस निकल रही है, नोचेस हैं। ठीक है, और नीचे की सरफेस से, वेंट्रल सरफेस से राइजोइड्स निकल रहे हैं। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर जो होता है मेल और फीमेल जो होता है वो अलग अलग होता है। यानी मेल मार्केंशिया अलग होता है, फीमेल मार्केंशिया अलग होता है, क्योंकि मेल गेमेटोफाइट जो होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो अलग मार्केंशिया थैलस पे होता है,
और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो अलग मार्किन शेप होता है। रिक्सिया में ऐसा नहीं होता। रिक्सिया में एक ही रिक्सिया में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको एंथ्रेडियम कहते हैं वो भी होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्किगोनियम वो भी होता है। यानी इसके अंदर दोनों एक ही प्लांट्स में मिल जाते हैं। लेकिन मार्केशिया में मेल और फीमेल जो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो अलग अलग थैलस से मिलते हैं। ठीक है, ये फीमेल गेमेटोफाइट थैलस के ऊपर जो होता है, ठीक है, पार्ट, ये देखिए मेल गेमेटोफाइट जनरली कहां पर है, ये मेल गेमेटोफाइट जो है वो इस तरह से है, और इसका ये एंथ्रेडियम पार्ट है। एक थैलस पे एंथ्रेडियम निकलता है और एक थैलस पे आर्किगोनियम निकलता है। यहाँ पर क्या होता है, थैलस के अंदर ना होकर बिल्कुल फिलामेंट के ऊपर एंथ्रेडियम आर्किगोनियम होते हैं। जैसे थैलस तो ये हो गया, थैलस के ऊपर ये लंबा सा फिलामेंट निकला, उसके बाद यहाँ पर एंथ्रेडियम होते हैं, इसलिए ये मेल गेमेटोफाइट ऐसा होता है। फीमेल गेमेटोफाइट में क्या होता है, थैलस से ऊपर की तरफ ऐसे आर्किगोनियम निकलते हैं और यहाँ पर आर्किगोनिया होता है, यहाँ आर्किगोनिया होता है। ये थोड़ा सा मार्केशिया, मार्केशिया थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मार्केशिया में थैलस पर नहीं होता एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम, थैलस के ऊपर इस तरह की स्ट्रक्चर जैसी स्ट्रक्चर निकल जाती है, एक पे एंथ्रेडियम होता है, एक पे आर्किगोनियम होता है। तो ये थोड़ा डिफरेंट और वेरी करता है। और एक स्ट्रक्चर देख रहे वैसी स्ट्रक्चर देख रहे होंगे गेमी या गेमा कप। ये क्या होता है, थैलस की सरफेस से मिलते हैं अपर सरफेस पर। और ये गेमा कप क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको कहा जाता है। ठीक है, और ये पार्टिसिपेशन करके क्या करते हैं कि जब तक ये गेमा कप यहाँ लगे रहते हैं मार्केशिया पर तो रहते हैं, उसके बाद अलग होने के बाद जर्मिनेट करके न्यू मार्केशिया बना देते हैं। तो ये जो होता है ये असेक्सुअल या पार्ट होता है, कौन सा, गेमा कप। लेकिन ये जो एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम हेड होते हैं, इन एंथ्रेडियम हेड पर क्या है, एंथ्रेडिया है, और आर्किगोनियम हेड पर क्या है, आर्किगोनिया है, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। जबकि रिक्सिया मार्केशिया में ऐसा नहीं होगा, रिक्सिया में ऐसा नहीं होगा। रिक्सिया में क्या होगा, एंथ्रेडियम भी थैलस में होगा और आर्किगोनियम भी थैलस में होगा बच्चों। ठीक है, दोनों थैलस में होंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, थैलस से ऊपर एक फिलामेंट के ऊपर, ठीक है, एंथ्रेडिया हेड में एंथ्रेडिया है, आर्किगोनियम हेड में आर्किगोनिया है। तो इस तरह से आपको वेरी करता हुआ स्ट्रक्चर मिलेगी। और लीवर बर्ड्स जो होते हैं उनका नाम लीवर बर्ड भी इसीलिए क्योंकि ऐसी थैलस स्ट्रक्चर है। मैंने आपसे बोला था कि गेमेटोफाइट जनरेशन क्या होता है, उसमें पर्टिकुलरली थैलस स्ट्रक्चर होती है जो आपके सामने है, सिंपल थैलस है, और लीवर बर्ड इसी को शो करते हैं। और रिक्सिया और मार्केशिया दो मेंबर को आपको ध्यान रखना है आरएन से। रिक्सिया और मार्केशिया इस लीवर बर्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं। और लीवर बर्ड नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इनका थैलस लीवर जैसा दिखता है इसलिए। अब आते हैं मोसिस पर। मोसिस में देखिए एक एग्जांपल तो हमारे सामने ये दे रखा है फ्यूनेरिया का, और एक एग्जांपल दे रखा है स्फेग्नम का। देख रहे होंगे दोनों स्ट्रक्चर किस तरह से आपके सामने है। लीफी फॉर्म की स्ट्रक्चर है बिल्कुल, जो होता है हमने बताया था कि लीफी फॉर्म देखने को मिलती है और प्रोटोनीमा फॉर्म देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसी तरह से आपको दिख रहे हैं ये फ्यूनेरिया और स्फेग्नम। फ्यूनेरिया में क्या होता है, जैसा अभी हमने जो लाइफ साइकिल देखी थी वो फ्यूनेरिया की देखी थी। ये पर्टिकुलरली यहां से यहां तक जो है ये गेमेटोफाइट जनरेशन है, जिसमें ये लीव्स दिख रही है ना। लीव्स के बाद ये मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस है जो आपको दिख रहा है येलो पार्ट, ये मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस हमने लिख रखा है। और ये नीचे की तरफ राइजोइड्स निकल रहे हैं, ऐसे ये राइजोइड्स निकल रहे हैं। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा, मैं इसको एक बार और आपको क्लियर कर देता हूं कि जो लीफी फॉर्म होती है उसमें क्या होता है। लीफी फॉर्म में ये एक मेन एक्सिस होती है, इस पर से लीव्स निकलती हैं, और लीव्स पे देखिएगा मिड वेन बिल्कुल क्लियर होती है ना, बिल्कुल क्लियर वेन मिलती है लीव्स में। वहां तो लीव्स मिलती ही नहीं है मोसेस में, तो यहाँ लीव्स मिलती हैं और उस पर मिड वेन भी स्पष्ट और क्लियर होती है। दूसरी बात देखें, ये मेन एक्सिस से निकलती है, मेन एक्सिस ये जो आपको दिख रही है, उसके बाद ये ब्लैक ब्लैक राइजोइड्स सारे के सारे। अब इसी स्ट्रक्चर के पर्टिकुलरली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। चलिए, तो क्या होता है कि जो पर्टिकुलरली मेन एक्सिस होती है वो इस तरह की देखने को मिलती है हम लोगों को। उसके बाद यहां से लीव्स निकलती हैं, तो ये गेमेटोफाइट जनरेशन को शो करती है। और गेमेटोफाइट जनरेशन में बतलाया था अभी लाइफ साइकिल में, ये स्पोरोफाइट जनरेशन निकल जाती है। ये सीटा होता है और ये कैप्सूल होता है, तो ये स्पोरोफाइट जनरेशन को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देखा था। अब एक देखिए एक नया मेंबर है स्फेग्नम। स्फेग्नम में भी सेम है कि ये जो आपको दिख रहा है ये मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस है, और मेन एक्सिस से इस तरह से आपको कुछ सस्पेंडेड लटकी हुई इस तरह की ब्रांचेस मिल रही हैं, जिस पर ऐसे लीव्स हैं, वही ही लीव्स हैं मिड वेन वाली, इस तरह से लीव्स हैं, ये सस्पेंडेड ब्रांचेस हैं। और ये देखिए ब्रांचेस सीधी हैं, इस पर भी इस तरह से लीव्स देखने को मिल रही है, इस तरह से लीव्स देखने को मिल रही है। और अपर साइड जो देख रहे हैं आप, अपर साइड जो है
उस पर इस तरह से आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने को मिल रहे हैं अपर साइड पर, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो स्फेग्नम जो होता है वो स्फेग्नम इस तरह की स्ट्रक्चर को शो करता है, क्लियर, लिफी फॉर्म है, और लिफी फॉर्म में इस तरह से पर्टिकुलरली ये देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो दोनों में फ्यूनिरिया और स्फेग्नम किस तरह दिखते हैं ये ध्यान रखना। तो इस तरह से आप लोगों को लिवरवर्ट में दो एग्जांपल ध्यान रखने, रिक्सिया और मार्केंशिया, और फ्यूनिरिया और स्फेग्नम ध्यान रखने, एफएस अपने को किसको में ध्यान रखने, मोसेस में ध्यान रखने, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। अब अगली कैटेगरी के अंदर आता है तो हम देखेंगे लिवरवर्ट और मोस की जो बॉडी होती है किस तरह की डिफरेंस करती है। देखिए जितने भी लिवरवर्ट होते हैं उनकी हैबिटेट क्या होता है, मॉइस्ट एंड शेडी एरिया। तो पक्की सी बात है कि यार मोस की भी वही एरिया है, कौन सा, मॉइस्ट एंड शेडी एरिया मिलते हैं जनरली। एक बात ध्यान रखना, ये कहा गया है कि जो लिवरवर्ट हैं वो स्ट्रीम से मिलते हैं, नदी बह रही है वहां मिल जाएंगे, डम सोइल से मिल जाएंगे, ठीक है, मार्शी ग्राउंड मिलेंगे, जहाँ दलदली भूमि एरिया होगा उसमें मिल जाएंगे, बार्क ऑफ द ट्री, ट्री की जो छाल होती है, बार्क होती है, उस पर भी मिल जाते हैं, क्योंकि थैलस फॉर्म में आसानी से उग जाती है ना। डीप इन द वुड, जो वुड होता है उसके अंदर डीप क्या होता है, अंदर तक चले जाते हैं काफी है वुडी एरिया में। तो इस तरह से कहीं भी मिल सकते हैं, ये आपको किसी वुड पर मिल सकते हैं, किसी बार्क पे मिल सकते हैं, जो मार्शीलैंड ग्राउंड एरिया है, दलदली एरिया है वहां मिल जाएंगे, डम सोइल में मिल जाएंगे, वाटर बैंक जो होगा उसके स्ट्रीम्स के आसपास मिल जाएंगे, हाँ, लेकिन मोइस्ट और स्टडी एरिया में मिलेंगे, बात कंफर्म है। यहाँ पर जनरली इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा हैबिटेट में, ये जनरली सोइल में आपको स्पेशली मिल जाएंगे, क्लियर। चलिए अगली बात हम कर रहे हैं कि भाई इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है। हमने बताया है लिवरवर्ट में थैलस होता है ना, डोर्सोवेंट्रल सरफेस होती है, डोर्सल वेंट्रल सरफेस होती है ना, क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, क्योंकि इनमें क्या होता है, राइजोइड्स होते हैं, वो राइजोइड से क्या होता है, जो सरफेस होती है उस पर ये क्लोजली अप्रेस्ड हो जाते हैं, चिपक जाते हैं अच्छी तरह से। यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड राइजोइड्स होते हैं। तो इनके राइजोइड्स कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर और अनब्रांच, जिससे मैंने कहा था आप लोगों से। अदरवाइज उधर देखेंगे हम मोस में, तो मोस की कंडीशन कैसी होती है, मोस के अंदर जो इनकी मेन बॉडी होती है वो प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज, हमने बताया था कि दो फॉर्म देखने को मिलती है। प्रोटोनीमा फिलामेंटस स्टेज होती है, कैसी स्टेज होती है, फिलामेंटस स्टेज होती है, और इस पर्टिकुलरली फिलामेंटस स्टेज में देखने को मिलता है हम लोगों को क्या, क्रिपिंग, क्रिपिंग बिल्कुल जमीन में पड़ी रहती है, ठीक है, और ग्रीनीज होती है, हरी हरी होती है बिल्कुल, ये तो हम बता चुके हैं, ठीक है। फिलामेंटस फॉर्म जो होती है ब्रांच होती है, उससे ब्रांचेस भी निकल जाती है, ठीक है। डेवलप फ्रॉम स्पोर्स, हम बताते हैं कि हर गैमेटोफाइट जनरेशन किससे डेवलप होती है, स्पोरोफाइट से। तो स्पोरोफाइट क्या करते हैं, अपने कैप्सूल से स्पोर बनाते हैं, और उन स्पोर से कौन बन जाती है, गैमेटोफाइट जनरेशन। तो बात कम क्लियर है। लेकिन जो लीफी स्टेज होती है, डेवलप्ड फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा, यहां मैंने लिखा है सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ठीक है। तो होता क्या है, जो लीफी स्टेज, आप देखना कि जो मैंने आपको डायग्राम बतलाया था, ये वाला डायग्राम देखिएगा, ये तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा बना किससे था, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से फिर क्या बन गई थी आपकी लीफी स्टेज। जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट हुए, जर्मिनेट होने के बाद उन्होंने प्रोटोनिमा बनाया, और प्रोटोनिमा के बाद क्या बनी थी, गैमेटोफाइट जनरेशन, लीफी स्टेज। तो यही हमने कहा है कि यहां होता क्या है, कि पर्टिकुलरली क्या होता है कि जो लीफी स्टेज होती है वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से बनती है, मतलब सीधा स्पोर सीधा गैमेटोफाइट जनरेशन की लीफी स्टेज को नहीं बनाते, स्पोर्स पहले बनाते हैं प्रोटोनिमा, और प्रोटोनिमा से बाद में क्या बन जाता है, इनकी लीफी स्टेज। लेकिन अगर आप प्रोटोनिमा को देखें तो प्रोटोनिमा किससे बनता है ना, बताया था स्पोर से बनता है, यानी पहले स्पोर बनाता है प्रोटोनिमा, और फिर प्रोटोनिमा से बाद में क्या बन जाती है, हमारी लीफी स्टेज बन जाती है। तो ये पूरी कहानी आपको ध्यान रहना चाहिए। और बाकी लीफी स्टेज में हम जानते हैं एक मेन एक्सिस होता है, और मेन एक्सिस पे क्या होता है, स्पाइरल फॉर्म में क्या होते हैं, इस तरह से चारों तरफ लगे हुए क्या होते हैं, लीफ होती है। और लीफ में अंदर आप देखो, ध्यान रखना है कि जितनी भी लीफ होती है उनमें मिड वेन मिल जाती है। यहाँ क्या लिखा गया है, मिड वेन होती है। तो बिल्कुल सिलेंडर एक्सिस होती है, उस पर स्पाइरल फॉर्म में लीव्स होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और, कि जो राइजोइड्स होते हैं, जो यहाँ से राइजोइड निकलते हैं, ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं बच्चों, ठीक है। और साथ ही साथ कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बतलाया था कि जितने भी मोस्ट ग्रुप है ब्रायोफाइट्स का, उनके जो क्या है, राइजोइड्स हैं, वो कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है और ब्रांच्ड है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है किसके अंदर, पर्टिकुलरली अपने मोस लिवरवर्ट और मोस में। तो मोस जो होते हैं उनका हैबिटेट कैसा होता है, पर्टिकुलरली लिवरवर्ट का कैसा होता है, दोनों की बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये हमको ध्यान रखना है। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि जो इनकी स्पोरोफाइट होता है वो स्पोरोफाइटिक जनरेशन कैसी होती है। तो अगर हम बात कर रहे हैं स्पोरोफाइट की, तो स्पोरोफाइट में फूड सीटा कैप्सूल देखने को मिलता है,
फुट और सीटा इतना डेवलप नहीं होता, सीटा शॉर्ट होता है और फुट नॉन डेवलप होता है। मैंने पहले भी कहा था कि इतने एडवांस नहीं होते लिवरवर्ट जो होते हैं, ठीक है। मेन पार्ट इनका कैप्सूल ही होता है और सिंपल स्पोरोफाइट होते हैं, इतने एडवांस नहीं होते, ठीक है। एडवांस जनरली आपको कहां देखने को मिलेंगे, जो पर्टिकुलरली मोस होते हैं उनमें फुट सीटा कैप्सूल तीनों डेवलप्ड होते हैं। फुट जो होता है डेवलप्ड है, सीटा भी लॉन्ग है, ठीक है। कैप्सूल में क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। और ध्यान रखिएगा, कैप्सूल ज्यादा डेवलप होने के साथ स्पोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनका डिस्पर्सल ज्यादा होता है। एडवांस ग्रुप होने की वजह से क्या होता है, इनके डिस्पर्सल के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, जिससे क्या होता है, कैप्सूल के फटते ही उसके डाइहेंस होते ही स्पोर्स दूर दूर बिखर जाते हैं। तो डिस्पर्सल बड़ा अलग तरीके से होता है इसमें और दूर दूर तक होता है और मोर डेवलप्ड है। यही हमने कहा है कि मेन एडवांस ग्रुप देखा जाए स्पोरोफाइट का तो मोसिस का ही है। कंपेरिजन टू हम बात करें इसके लीवरवर्ट की, तो लीवरवर्ट के कंपेरिजन में क्या होते हैं, ये ज्यादा एडवांस होते हैं इनके स्पोरोफाइट जनरेशन, तो ये देखने को मिलता है पर्टिकुलरली। और भी बहुत कुछ है इसमें देखो बेटा, लेकिन जरूरत नहीं होती है। मैं कुछ कोचिंग की शीट्स देखता हूँ, उन कोचिंग की शीट्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा मैटर दे दिया जाता है, वो एग्जाम में आता ही नहीं है, तो उतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत ही क्या है। अगर मैं चाहूँ तो इसमें और डीप जा सकता हूँ, ब्राइफैट्स की आपकी 4 क्लासेस ले सकता हूँ। लेकिन मुझे ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी और नीट के सिलेबस को कवर कर दे, जितना आता है उतना पढ़ा रहे हैं हमको, वही समझ के पढ़ने जो दे रखा है। एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, वो आता तो है नहीं बच्चों। अब आते हैं हम लोग अगली बात को लेकर, और अगली बात क्या है, रिप्रोडक्टिव स्टेज जो होती है उसमें क्या खासियत होती है। तो हमने यहाँ लिखा है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी ने इसको पर्टिकुलरली बोल रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। किसके अंदर, लीवर बर्ड के अंदर। मैं बात कर रहा हूं बच्चों लीवर बर्ड की। तो जो लीवर बर्ड होते हैं उनमें फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस और गेमी इन दोनों के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हालांकि मोस्ट प्रोबेबल बात होती है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम नहीं लिया जाता ब्रायोफाइट के अंदर, लेकिन हमारी एनसीईआरटी ने इसको सिंपल सिंपल कहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं कहा गया है। साफ साफ कहा है कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस एक तरीका है, यानी थैलस का फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, वो थैलस का कोई ना कोई पार्ट वापस क्या बना देगा, न्यू थैलस। या फिर जेमी, जैसे मार्केंशिया में बनते हैं जेमी, है ना। तो वो जेमी क्या होते हैं, जेमा या जेमी क्या होते हैं, वो पर्टिकुलरली क्या होते हैं कि उस थैलस से अलग होते हैं, जर्मिनेट करते हैं और न्यू वापस क्या बना देते हैं, ब्रायोफाइट का थैलस बना देते हैं। तो ये दोनों सिंपल तरीके हैं, इसको असेक्सुअल की कैटेगरी में शामिल किया है। तो जब एनसीईआरटी जो कर रही है मैं उसी को ले रहा हूं, वरना हम इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में डालते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको असेक्सुअल में दे रखा है, तो असेक्सुअल के नाम से आपको फिर ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर हम चल जाते हैं उधर, उधर मतलब हमारे मोस के अंदर, तो मोस में क्या होता है, दो तरीके होते हैं, या तो फ्रेगमेंटेशन हो जाए या बडिंग हो जाए, किसकी, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में। तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो होता है उस प्रोटोनिमा की बडिंग से न्यू सेकेंडरी प्रोटोनिमा बन जाती है, या फिर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन का सिंपल मीन्स है कि जो प्रोटोनिमा है उसका 2 और मोर पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वो ब्रेक्स पार्ट्स क्या हो जाएंगे, वापस नया प्रोटोनिमा बना देंगे, या कोई बड बन जाएगी वो बड अलग होगी और वापस नया प्रोटोनिमा बना देगी। तो इस तरह से सेकेंडरी प्रोटोनिमा में फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के थ्रू क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। यहां कौन सा वर्ड यूज किया गया है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसको बड़े ध्यान से रखिएगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज किया गया है वर्ड किसके अंदर, मोस के अंदर, और असेक्सुअल वर्ड यूज किया गया है रिप्रोडक्शन का किसके अंदर, लीवर वर्ड के अंदर। तरीका कौन सा दिया गया है, फ्रेगमेंटेशन एंड जेमी के थ्रू। और उधर कौन सा बतलाया गया है पर्टिकुलरली वे कि जो रिप्रोडक्शन होगा वो किसके थ्रू, वो किस कंडीशन में होगा, वो बतलाया गया है पर्टिकुलर सेकेंडरी प्रोटोनिमा में फ्रेगमेंटेशन और बडिंग, और इसको कहा गया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा गया है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। चलो बच्चों, अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। सेक्सुअल इसी तरह से होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक एंथ्रोडियम होता है, एक आर्किगोनियम होता है, ठीक है। एंथ्रोडिया से क्या बनते हैं, एंथ्रोजोइड्स, तो वो कहां जाते हैं, आर्किगोनियम के नियरेस्ट जाते हैं। आर्किगोनियम से कुछ फ्लूइड बाहर निकलता है, वो अट्रैक्ट करता है किसको, एंथ्रोजोइड को, एंथ्रोजोइड आर्किगोनियम के अंदर मूव कर जाते हैं, और जो वेंटर वाला पार्ट होता है उसमें एक सेल होती है, उसको फर्टिलाइज कर देते हैं। ये पूरी बात है, ठीक है। तो हम लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एंथ्रोडिया और आर्किगोनिया होते हैं, या तो सेम थैलस पे होते हैं जस्ट लाइक रिक्सिया, या फिर वो डिफरेंट थैलस पे होते हैं जस्ट लाइक मार्केंशिया, क्योंकि मार्केंशिया में एंथ्रोडियम वाली ब्रांच के ऊपर अलग थे और थैलस पे, और आर्किगोनियम अलग थे, दोनों अलग अलग थैलस पे, ठीक है। तो वो किसके अंदर है, मार्केंशिया के अंदर, और दोनों एक ही थैलस पे एंथ्रोडिया आर्किगोनियम, वो किसके अंदर है, रिक्सिया के अंदर। चलिए बच्चों, अब देखते हैं, हम बात करते हैं मोस की। तो मोस में क्या होता है, एंथ्रोडिया और आर्किगोनियम दोनों क्या होते हैं, अपेक्स ऑफ लीफी शूट,
जो लीफी शूट होती है उसके अपेक्स पे देखने को मिलते हैं, ऊपर की तरफ। जैसे अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, ये वाला पार्ट, ये यहां पर अपेक्स वाले पार्ट पर एंथेरिया और आर्किगोनियम देखने को मिलते हैं, जो स्पेगनम वगैरह जो लीफी स्टेज होती है मॉस की, उसमें देखने को मिलते हैं। अब हम लोगों को ये ध्यान देना है कि यार ये सारी बातें लाइफ साइकिल हो गई, है ना, हमने बात कर ली हैबिट की, हैबिटेट की, ठीक है, असेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लाइफ साइकिल किस तरह से इनकी चलती है। एक लास्ट स्टेज हम ध्यान देना है कि फूड, इसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है। जनरली क्या होता है कि हम फूड की फॉर्म में देखते हैं कि जो ड्राई फैट्स होते हैं, ठीक है, वो ड्राई फैट्स अच्छे फूड होते हैं एनिमल्स के लिए, खाने के लिए बढ़िया रहता है, फूड्स को फॉर्म में इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सा ये है। एक सॉइल एरोजन को बचाते हैं क्योंकि इनके जो राइडोइड्स होते हैं, मान लीजिए कि पर्टिकुलरली ये अपना ये पर्टिकुलरली क्या है कि थैलस है, ये थैलस है, और थैलस से क्या निकल रहे हैं, ये राइडोइड्स निकल रहे हैं। तो ये राइडोइड्स कहाँ जाते हैं, सोइल में जाते हैं, तो सोइल के साथ बाइंड अप कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, सोइल इरोजन कम हो जाता है। तो इस तरह से दूसरी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ध्यान रखेंगे, सोइल इरोजन को कम करते हैं, ठीक है। तो सोइल इरोजन को कम करने से क्या होता है, ये अपनी जो सोइल होती है बाइंड अप रहती, खत्म बात। इकोलॉजिकल सक्सेशन हमने बताया था कि जो रोकी एरिया होता है, क्योंकि हिली एरिया पर मिलते हैं, तो पाइनल प्लांट्स की फॉर्म में काम करते हैं। सबसे पहले उस रोकी एरिया में क्या करते हैं, ये उसको सोइल में कन्वर्ट करते हैं, उसकी अपर सरफेस को, ताकि आने वाली जो अदर प्लांट कम्युनिटीज हैं उस रोकी एरिया पर क्या हो जाए, डेवलप हो जाए, और एक प्लांट सक्सेशन की एक लंबी चेन चली जाए। तो उसमें पाइनल प्लांट्स की फॉर्म में होते हैं और सक्सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इनके राइडोइड्स क्या होते हैं, आराम से स्टिकी होते हैं और सरफेस पे रोकी एरिया पर स्टेब्लिश हो जाते हैं। धीरे 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 ऐसे कई जनरेशन बाई जनरेशन क्या होता है कि वो रोकी एरिया का धीरे 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 क्या होता है, वो सैंड एरिया में कन्वर्ट होता है, धीरे धीरे फिर वहां पर सोइल बन जाती है, और सोइल बनने के बाद फिर धीरे धीरे अदर प्लांट कम्युनिटीज वहां पर डेवलप हो जाती है। तो प्लांट सक्सेशन का जो प्रोसेस होता है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन में बड़ा रोल प्ले करते हैं। कौन, हमारे जो होते हैं ये ब्राइफाइट्स। पीट फ्यूल में पर्टिकुलरली एक ब्राइफाइट का नाम बड़ा आता है और वो होता है स्फेग्नम। इसको ध्यान रखिएगा। इसी वजह से इस मोस प्लांट को, कौन से मोस प्लांट को, स्फेग्नम मोस प्लांट को पीट मोस कहते हैं। कभी पूछ लिया जाए आपसे कि पीट मोस की फॉर्म में कौन पॉपुलर है, तो यही है। इसकी क्या कारण है, जब क्या रीजन है, तो को क्या होता है, स्फेग्नम वाटर में होता है। जनरली जनरली ब्रायोफाइट्स वाटर में नहीं होते। मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि मरीन हैबिटेट में भी तो मिलते ही नहीं है। तो जनरली ब्रायोफाइट्स में एक स्फेग्नम ही ऐसा है जो बदनाम है इस मामले में। तो स्फेग्नम जो होता है वाटर बॉडी में होता है, और स्फेग्नम धीरे धीरे क्या होता है, जब ये स्फेग्नम वाटर में होता है, तो जब ये डेड होता है तो इसका जो पार्ट है वो जाता है बॉटम में, और बॉटम में जाने के बाद क्या होता है, धीरे 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 ये वहां जमता जाता है, ठीक है, और एक स्पेशली फॉर्म बना लेता है, कोल फॉर्म। इसमें काफी फ्यूल होता है, जिसे कहा जाता है, इससे फ्यूल मिल सकता है हमको। तो जो पीट होता है, पीट का मतलब ये है कि डेड पार्ट ऑफ स्पेगनम जो होता है वो क्या होता है, नीचे धीरे धीरे वाटर बॉडी के बॉटम में इकट्ठा होता जाता है, और बाद में एक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कोल फॉर्म में, जिसको बोलते हैं पॉपुलर कोल होता है पीट, ठीक है। जो बोलते हैं कि इसकी फ्यूल कैपेसिटी जो होती है, या इसकी जो क्वालिटी होती है, फ्यूल क्वालिटी वो अच्छी होती है। तो एक तो पीट मोस होता है, और इसको हमको ध्यान रखना है कि फ्यूल क्वालिटी अच्छी है इसकी। और दूसरी बात, एक और कहा गया है कि स्पेगनम जो होता है ना, उसके क्या बनाते हैं, ट्रांसपेरेंट पैकिंग में यूज करते हैं। यानी एक और हमको ध्यान रखना है कि जो स्पेगनम है उसको पैकिंग में यूज कर लेते हैं। कुछ फूड मटेरियल को पैक करने के लिए उस पैकिंग में, ट्रांसपेरेंट पैकिंग में के अंदर भी स्पेगनम को यूज किया जाता है। तो दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो पीट मोस, एक फ्यूल। फ्यूल जो होता है पीट मिलता है इसमें, कोयला जो होता है, कोल जो होता है, इसको पीट कहा जाता है, इसकी फ्यूल वैल्यू अच्छी होती है ना। और दूसरी ध्यान रखना है आप लोगों को कि पैकिंग के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं स्पेगनम को। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंस तो है नहीं। तो फूड, सोइल इरोजन, इकोलॉजिकल सक्सेशन और पीट फ्यूल जो होता है, अपने पर्टिकुलरली पीट फ्यूल जो होता है उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो मेन तो आपका पीट वाला ही है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। एक इकोलॉजिकल सक्सेशन से पाइनल प्लांट पूछ सकते हैं आपसे, कौन होते हैं, तुम आप ब्राइफाइट को ध्यान रखना है हम लोगों को, ठीक है। सोइल इरोजन और फूड से कोई क्वेश्चन बनने के चांस नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने अगर हम एक समराइज फॉर्म में देखें, तो ब्राइफाइट्स को हमने फर्स्ट लैंड प्लांट कहा, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा गया। हमने एक वर्ड यूज किया कि भाई पर्टिकुलरली ये क्या होते हैं, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट्स होते हैं। और हमने इसी के साथ इनकी पर्टिकुलरली ग्रेगरियस नेचर की बात की।
उसके बाद हम लोगों ने बताया कि इनका हैबिटेट मोस्टली हिली एरिया होता है, ठीक है, प्लांट सक्सेशन में रोल होता है, ठीक है, और जो शेडी एरिया होते हैं वहां ही मिलते हैं। नॉन वेस्कुलर होते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं, ठीक है, सीडलेस होते हैं और नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं। इनका कोई फॉसिल रिकॉर्ड क्यों नहीं होता? क्योंकि इनमें वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, तो ये डेवलप इतने नहीं होते। गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन होती है, दोनों की क्या कंडीशन होती है? सिंपल थैलस आपको मिलता है लिवरवर्ट में, और प्रोटोडीमा और लीफी स्टेज जो गेमेटोफाइट की होती है वो मोस्ट प्लांट्स में होती है, ठीक है। स्पोरोफाइट फुट सीटा कैप्सूल में डिवाइड होते हैं, जो आपको देखने को मिलते हैं मोस्ट में मोर एडवांस देखने को मिलते हैं। ये थैलस इस तरह का होता है। ध्यान रखिएगा डोर्सल सरफेस पे क्या होता है, वेंट्रल सरफेस पे क्या क्या होता है, ठीक है, और पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर कैसी होती है। उसके बाद स्पोरोफाइट जनरेशन में फुट सीटा कैप्सूल होता है, उसकी क्या स्पेशलिटी होती है? रिक्सिया में ओनली क्या होता है, कैप्सूल होता है, ठीक है। ये लाइफ साइकिल किस तरह से ब्रायोफाइट की चलती है, उस लाइफ साइकिल की हमने बात की। उसके बाद अगर हम देखें तो लीवर बर्ड और मोस में बेसिक डिफरेंस क्या है, और लीवर बर्ड में हमको रिक्सिया मार्केशिया ध्यान रखना है, और मोसिस में हमको फ्यूनेरिया और स्पेगनम ध्यान रखना है। पोलोट्राइकम एक एग्जांपल और है, पोलोट्राइकम अगर आप याद कर सके मोस में तो कर लीजिएगा, ठीक है। पोलीट्राइकम POLYTRICHM। तो इस तरह से है लिवरवर्ट और मोसिस, ये दो ग्रुप हैं, इनकी क्या वेरिएशन है, क्या डिफरेंसेस है, इनको हमने बताया कि मोर एडवांस हमको मोस मिलता है, ठीक है। तो उनका कैप्सूल भी मोर एडवांस होता है, इसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने बताया कि भाई जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरह से असेक्सुअल होता है और किस तरह से होता है, मोस्ट लिवरवर्ट में मोस्ट में किस तरह से होता है, ठीक है। और इसके बाद हमने बताया कि फूड सॉइल इरोजन इकोलॉजिकल सक्सेशन पीट फ्यूल, दो ध्यान रखना है आपको तो बस इस स्पेक्ट्रम के अंदर, कि भाई ये पीट मोस क्यों कहलाता है, क्योंकि पीट नाम का फ्यूल मिलता है, कोयला मिलता है, कोल मिलता है, जिसकी क्या होती है, बर्निंग वैल्यू अच्छी होती है, और एक ट्रांसपेरेंट पैकिंग में यूज करते हैं। तो इतना ही हमको ध्यान रखना है बच्चों। आज की क्लास जो है हम लोगों की, यही हम लोग अब बाइंड अप करेंगे। आप लोगों को ब्राइफाइट अच्छी तरह से रिविजन करना, कोई भी आपको पॉइंट में कहीं भी कंफ्यूजन लगता है या कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो कल मिलेंगे न्यू क्लास के साथ। गुड डे एंड गुड बाय।